देखिए, पहले बात तो छात्र शब्द का प्रयोग ही इस प्रोटेस्ट में नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ कंप्लीट एनार्की लाने के लिए, एक अनरेस्ट देश में फैलाने की ये साजिश थी, और जो साजिश बड़े तरीके से विफल हो गई। और शुरू दिन से ही इसमें कोई दमखम नहीं था, क्योंकि इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग फंडिंग था, देश के अंदर से और देश के बाहर से भी, क्योंकि भारत निरंतर विकास कर रहा है। एक तरफ इनका धरना प्रदर्शन 30 साल, 50 साल, 40 साल के लोग और 12 साल के बच्चे, हर उम्र के लोग जो जीवन में कुछ ध्येय नहीं है, वो यहाँ पर आकर मुफ्त की मलाई खा रहे हैं। कोई नाच रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई मोदी को गाली दे रहा है, कोई भारत सरकार को गाली दे रहा है, कोई हिंदू धर्म को गाली दे रहा है, कोई ब्राह्मणवाद को गाली दे रहा है। आप कहीं पर भी नीट या पेपर लीक या स्टूडेंट्स या एजुकेशन, इस तरह के बात पर चर्चा ही नहीं देखेंगे। ना इनका व्यवहार वैसा है और ना तो ये वैसी चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पर सब कुछ हो रहा है सिवाय एकेडमिक चर्चा के या कोई तरह का स्टूडेंट प्रोटेस्ट जैसा अप्रोच का। तो वो तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल था नहीं शुरू दिन से। और सोनम वांगचुक को इन्होंने रोप इन किया और किसी तरह से कि वो थोड़ा सेलिब्रेटेड है तो थोड़ा भीड़ खींच सके। सिवाय इनके यहाँ भोजन का टाइम जो होता था, उसके अलावा कभी भीड़ आती नहीं थी, क्योंकि इनका मुद्दा ही नहीं था, कुछ था नहीं इनके पास कहने सुनने के लिए। और ये लोग इस तरह से ड्रामा करते थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये हमारे घर की सरकार थोड़ी है कि भाई तुमसे बात नहीं बन रहा है, तुम घर छोड़कर निकल जाओ। घर में भी ऐसे बात नहीं बनाई जाती है साहब। ये तो भारत की सरकार है। और जो ये लोग अनरेस्ट करने लाने की कोशिश में लगे हुए थे, वो इसलिए विफल हो गए कि भारत के शीर्ष पद पर जो आसीन व्यक्ति हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, राजनाथ हों, जो भी हों, इन सब ने पूरी दुनिया देखी है और इनको बहुत अच्छी जानकारी है और तरीका पता है कैसे इन लोगों को संभाला जाए। नहीं तो ये तो पूरी तैयारी में थे। ये एक ट्रक पत्थर का मिलना जंतर मंतर के पास, और उसी ट्रक का बाद में किसी ऐसे जगह पर, किसी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी में, उसका नाम नहीं लोग जान रहे हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस के बाहर उसी ट्रक का लगा होना, ये अपने आप में पूरा साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि भाई ये किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड था, ट्रक पे पत्थर। और जब आप देखते हैं तो कोई भी आत्मरक्षा में मारपीट करेगा। पुलिस ने ना तो, आप देखिए कर्नाटका में हो रहा है प्रोटेस्ट, आप देखिए पंजाब में हो रहा है प्रोटेस्ट, बंगाल में आरजी कर हॉस्पिटल के दुर्दांत अपराध के बाद जो हुआ था प्रोटेस्ट, सरकार ने वहाँ पर क्या कर दिया था, पुलिस को पूरा खुली छूट दे दी थी कि आपको जो करना है करिए, भीड़ को कंट्रोल करिए, मारिए, आंसू गैस छोड़िए। यहाँ तो कुछ नहीं कर रहे थे, रोकथाम लगा रखी थी। और सबसे बड़ी बात कि इनको जंतर मंतर और संसद के घेराव का परमिशन नहीं इनके पास था। उस परमिशन के नहीं होने के बावजूद भी इन लोगों ने उन्मादी तरीके से वहाँ जाने की कोशिश की। और उस कोशिश में जब पुलिस वाले इनको रोक रहे हैं, समझा रहे हैं, ना तो समझ रहे हैं, ना ये रोके से रोक रहे हैं, और उल्टे इन्होंने पत्थरबाजी, मारपीट, लड़कियां इस तरह से उलझ रही, प्रोवोकेट कर रही हैं मारपीट के लिए। तो अगला आदमी क्या करेगा रोकने के लिए? वो आप देखिए कि जो पत्रकार है, पत्रकार चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, लड़का हो, लड़की हो, उनके कपड़े फाड़ दिए। अब देखिए महिला पत्रकार को किस तरह से ब्रॉड डे लाइट में उसके साथ किस तरह से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। अगर ये शाम होती, रात होती, तो पता नहीं उसके साथ क्या हो गया होता। ये स्टूडेंट हैं, आप उनको देखिए, सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं आ रहा, स्टूडेंट है। नीट का परीक्षा दिया नहीं, स्टूडेंट है। आप क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ खाना मिल रहा है, यहाँ पर रसमलाई चल रहा है, आइसक्रीम चल रहा है, वो दावत चल रही है, क्या चल रहा है वहाँ पे? प्रोटेस्ट, अनशन चल रहा है। अच्छा, 60 साल के सोनम वांगचुक को बिठा दिया, 30 साल का आदमी क्यों नहीं बैठ रहा है? इतना इन बेसब्रों में सब्र नहीं है, शर्म नहीं है कि ये जब बात कर रहे हैं मीडिया के सामने में, पब्लिक के सामने में, कैमरा के आगे, तब खाने पर थोड़ा सा विराम लगा दें। खाते हुए खा रहे हैं, गप गप खा रहे हैं, इतना सलीका नहीं है इनको। ये स्टूडेंट है। और ये जो विजेता दहिया है, इसका तो इसने खुद को खुद ही कल एक्सपोज कर दिया। कहता है तुमने मुझे इलेक्ट किया है प्रोटेस्ट करने के लिए, सरकार से बात करो। तो उसने खुद ही खुद को एक्सपोज कर दिया और अपने तथाकथित इस कैंपेन को। और जहाँ तक पेपर लीक की बात है, तो पेपर लीक कब नहीं हुआ है? आप बताइए कि जब कांग्रेस की सरकार थी, 2006 में क्लास 12 के अकाउंट्स का पेपर लीक हुआ था, 2007 में ये प्री मेडिकल एंट्रेंस का एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ था, 2008 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग का पेपर लीक हुआ था। उत्तर प्रदेश में आप देखिए यूपी पीसीएस के पेपर लीक हुए थे 2013 में, 2014 में यूपी प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ था। उसके अलावा आप लगातार बैक टू बैक इतने सारे पेपर लीक हुए। 2016 में बाबा के शासनकाल से पहले 2016 में नीट का फेज़ 1 का पेपर लीक हुआ था उत्तर प्रदेश में। यूपी पीसीएस के पेपर कितने बार लीक हुए थे, कितने लोग, मैं भी उन परीक्षार्थियों में से एक थी। तो पेपर लीक हो गया और एग्ज़ाम देने के बाद फिर औंधे मुँह के बल गिरे।
तो कहाँ से हमने ऐसी गुहार लगाई और कौन सुनने वाला था? यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं था। जंतर मंतर पर मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ कि पुलिस इतनी विनम्रता से कह रही है और लोग इस तरह जानबूझ के उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं ताकि वो मारने पर आए और फिर कहेंगे सरकार ने हमें मार खिलवाया, हमारे हाथ पैर तोड़ दिए। गाड़ी को पलट देना, गाड़ियों पर पत्थरबाजी करना, गाड़ी में आग लगाने की कोशिश करना, मोदी की माँ और बहन की गाली, ये चीज़ कहना, कहाँ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही है। तो आपको पेपर लीक से प्रॉब्लम है कि धर्मेंद्र प्रधान से प्रॉब्लम है? इनको धर्मेंद्र प्रधान से प्रॉब्लम है, क्योंकि जो एकेडमिक वो सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं, जिस तरह से एकेडमिकली हमारा रिफॉर्म्स हो रहा है, उससे इनको बाधा है। क्योंकि यहाँ पर जब आप देखिए कि हिस्ट्री में जो रिफॉर्म्स आए हैं, मैथ्स में जो रिफॉर्म आए हैं, जो भाषाई रिफॉर्म आए हैं, उन सब रिफॉर्म से ये लाल सलाम वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। ये जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये लोगों को तकलीफ हो रही है। वहाँ पर उमर खालिद के नारे लग रहे हैं, राम की पत्नी सीता का नाम लेकर नीता के पति का काम किया जा रहा है। जब इस तरह के धर्म के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है और उसके बाद नाम रहेगा अल्लाह का, ये चीज़ें जब बोली जा रही हैं मंच से, और वहाँ आने वाले कौन से लोग हैं? वहाँ पर आने वाले अरुंधति रॉय, जो कश्मीर सेपरेटिस्ट के जो सबसे बड़ा खूंखार आतंकी था, उसके साथ वो खड़ी थी, उसके साथ खड़ी थी। वो अरुंधति रॉय आई है, स्वरा भास्कर, जो एंटी इंडिया शुरू से रही है और एंटी इंडिया फंडिंग से ही वो जिंदा है। न तो फिल्में मिलती है, न ऐड मिलता है, वो एंटी इंडिया फंडिंग से ही जिंदा है। शबाना आजमी, जिसका कि एक्शन एड करके एक ब्रिटेन क्रिश्चियनिटी कन्वर्सन का एनजीओ चलता है, उस एनजीओ के तहत इसके ऊपर कितने सारे केसेस हैं शबाना आजमी पर। इसका फिल्मी दौर तो कभी से रहा नहीं है। लाल सलाम की थी, इसके पिताजी कैफी आजमी पूरा एकदम कट्टर लाल सलाम के थे, और वहाँ से ये महिला उठकर आई है, कभी फिल्मों में चली नहीं। इसका घर देखिए भाई साहब, ये तो कोठी एकदम बड़े अंबानी के एंटालिया के बराबर का इसका कोठी है। कहाँ से इतना फंड आया इसके पास? तो फंड इसलिए क्योंकि ये एंटी इंडिया डीप स्टेट से फंडेड है और इसके पास करोड़ों करोड़ का फंडिंग आता है, और उस फंडिंग से ये एंटी इंडिया मूवमेंट चलाती है, कन्वर्जन चलाती है। तो अभी जब ये जो मूवमेंट था, जो इन्होंने एजिटेशन शुरू किया, उसके पीछे कई परतें हैं। जब बोली जाएंगी बातें तो कई लेयर में बातें खुलेंगी। इन लोगों का आना ही अपने आप में इसको संदिग्ध बताता है कि इसका न स्टूडेंट से न एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। सिनेमा के और भी तो लोग हैं, क्यों नहीं उठ के आए? नए जनरेशन के या पुराने जनरेशन के कोई तो आते हैं। ये वो छटे हुए लोग हैं जिनका कभी से सिनेमा में कोई एक्टिंग से लेना नहीं देना था। इनका सिर्फ प्रोपेगेंडा था, नैरेटिव था, एंटी इंडिया, एंटी सनातन, और ये लोग यहाँ पर आए हैं। हैंस इट इज़ अप्रूव्ड कि ये प्रोटेस्ट जो था स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं था, इंडिया के अंदर में अनरेस्ट पैदा करने के लिए तमाशा किया गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, ठीक है, उस पर सरकार ने अब कह दिया बात करेंगे। जितने विनम्रता से इनको डील किया जा रहा है, ये सर होते जा रहे हैं और अपने आप को स्टूडेंट कहते हैं। स्टूडेंट घर में पढ़ता भी, नीट का पेपर का रिजल्ट आ गया है ना, कितने बच्चे पास हुए? जनरल कास्ट, ओबीसी, एसटी, सभी कम्युनिटी के बच्चे पास हुए, पढ़े और टॉप किए। उन्होंने एजिटेशन में भाग नहीं लिया। और अगर पेपर लीक की बात है तो इतने सालों से पेपर लीक होता रहा है, बैक टू बैक हर साल हुआ है, स्कूल से लेके, एकेडमिक से लेके, कंपटीशन से लेके, हर तरह के एग्जाम के। क्यों नहीं तब एजिटेशन हुआ? तब बैठे होते ना, तब के एजुकेशन मिनिस्टर से मांगा होता इस्तीफा, नहीं मांगा गया, तब तो कानों कान खबर नहीं लगी। और अभी के लिए जबकि मोदी साहब खुद कह रहे हैं कि मैं उसका ध्यान रखूंगा, और उन्होंने अपनी निगरानी में पेपर करवाया और पेपर अच्छे से हुए, बच्चे पास कर गए। गलती हुई है उसके लिए उसका समाधान निकाला जाएगा। इनको समाधान नहीं चाहिए, इनको तमाशा करना है, ये ब्रेड पकौड़ा खाना है, रसमलाई खाना है और एजिटेशन पैदा करना है। सोनम वांगचुक को लेकर के आ गई हैं, उन्होंने भी 20 दिन तक भूख हड़ताल की और उसके बाद में दिल्ली पुलिस उनको उठा के ले जाती है सफदरजंग अस्पताल। सोनम वांगचुक तो बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं। जो इमेज उन्होंने बना रखी थी कि तथाकथित साइंटिस्ट हैं और बहुत अद्भुत किस्म के साइंटिस्ट हैं, बिना रिसोर्सेज के, बिना किसी सपोर्ट के उन्होंने लेह लद्दाख की तस्वीर बदल दी, लोगों के जीवन में बहारें ला दी हैं, वो छवि धुलती चली गई और अब बिल्कुल रंगा सियार का जो रंग था उनका उतर चुका है। और इस एजिटेशन के बहाने उनका सारा कुछ खुल के सामने आ गया। पहली बात तो सोनम वांगचुक जो 19 दिन तक उस पर भूख हड़ताल पे थे, अनशन पे थे, हंगर स्ट्राइक पे, वो हंगर स्ट्राइक था नहीं। वो जो थर्मस में, बंद थर्मस में पानी पीते थे, वो ओपेक था, ट्रांसपेरेंट नहीं था, उसके अंदर क्या था वो कोई नहीं देखता था, तो वो पी रहे थे, तो वो प्रॉपर न्यूट्रिशन पर थे, कोई उनके हेल्थ को नुकसान नहीं था। ये एक नौटंकी चल रही थी, पहली चीज़ तो ये मैं बता दूं। दूसरी चीज़ जहाँ तक की बात है इनके एजिटेशन, इनके हंगर स्ट्राइक की, तो जतिन दास जी ने अंग्रेज़ों के समय में जेल की हालत भारतीय
कैदियों के लिए सुधारने के लिए 63 दिन तक भूख हड़ताल की थी। 63वें दिन जाकर वो शहीद हुए थे। और ऐसे कितने हंगर स्ट्राइक हमारे देश में हुए हैं जिसमें लोगों ने आमरण अनशन किया है, जिसमें जान की बाजी लगा दी थी। यहाँ कोई जान की बाजी नहीं लगा रहा था, सब मौके की तलाश में था गिद्ध की तरह कि भाई कैसे सरकार का ध्यान आकर्षण, सरकार से ज़्यादा मीडिया का ध्यान आकर्षण किया जाए और इस तरह से मीडिया में टीआरपी बटोरी जाए, थोड़ा तमाशा क्रिएट किया जाए और ब्रेकिंग न्यूज़ में आया जाए। तीसरी चीज़ कि सोनम वांगचुक साइंटिस्ट नहीं है कि एक साइंटिस्ट, एक एजुकेशनिस्ट, एकेडमिशियन, उसके जान को खतरा है। कोई खतरा नहीं था उनकी जान को, और ना वो एकेडमिशियन थे, ना उन्होंने लेह लद्दाख के लोगों का जीवन सुधारा है। जितनी भी इनके साथ चीज़ें थी वो सब फेक थी। आमिर खान ने खुद भी अभी कह दिया है कि ये 3 इडियट फिल्म इनके जीवन से कहीं से इंस्पायर नहीं थी। और उसके अलावा इन्होंने जो कहा है कि आइस स्तूपा बनवाया था, आइस स्तूपा बनवाने वाले लेह लद्दाख के ही एक इंजीनियर थे, चेवोंग नॉरफेल। उनके बारे में आप विकिपीडिया पर पढ़िएगा, उनको आइस मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने पहले आइस स्तूपा बनाना शुरू किया, इन्होंने उनकी नकल करके बनाया और अपने प्रोपेगेंडा के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके माध्यम से खुद को इस्टेब्लिश करवा लिया। साइंटिस्ट खुद को इस्टेब्लिश कर लिया आइस स्तूपा बनाने वाले। ये जो स्तूप बनाते थे उन स्तूप का पानी वही लोग ले सकते थे जो इनके प्रोपेगेंडा, जो इनके नैरेटिव को सपोर्ट करते थे, अन्यथा कोई नहीं ले सकता था। और इतने ज़्यादा स्तूप बनाने के कारण उसका जो टेक्निक है, कुछ नीचे जो घाटी से पानी लाकर उसमें स्टोर किया जाता है ताकि ऊपर के लोगों को पानी मिल सके। तो एक तो वो सबके लिए उपलब्ध नहीं था इनके द्वारा बनाया हुआ स्तूपा, और जो नीचे के लोग थे घाटी में जो बहुत ज़्यादा ठंड में रहते थे लेह लद्दाख में, उनका पानी खींचकर इन्होंने अपने आइस स्तूपा में जमा कर लिया। तो उन लोगों के लिए और समस्या हो गई। तो वहाँ के लोग तो इनसे नफरत करते हैं, वो तो कब से इनको वहाँ से भगाने की फिराक में थे। सैकमॉल नाम की इनकी जो एनजीओ है उसके ऊपर 2007 में जब कांग्रेस की सरकार थी, आज राहुल गांधी नौटंकी कर रहे हैं ना, राहुल गांधी के बारे में मैं बता रही हूँ, पता कर लीजिए। 2007 में इनकी सरकार थी कांग्रेस की, और तब इनको नोटिस भेजा गया था सैकमॉल को कि इनके ऊपर बहुत सारे ड्यूज थे, 80 लाख के करीब ड्यूज थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूज इनको क्लियर करने थे। उसके अलावा इन्होंने लोकल लोगों की ज़मीनें, करीब 25 एकड़ ज़मीनें इन्होंने हड़प ली। फंडिंग जो इनको आता था वो चाइना से आता था, अमेरिका से आता था, और ये फंडिंग जो आता था वो उन फंडिंग से वहाँ ना एकेडमिक काम करते थे, ना लोगों के जन कल्याण का काम करते थे, वो निजी कल्याण का काम करते थे। उन फंडों का मिसयूज़, वो सारे जो इनके पास आते थे उन फंड्स का ये मिसयूज़ करते थे अपनी ज़रूरत के लिए, अपने हिसाब से, और अपने प्रोपेगेंडा को, अपने नैरेटिव को इस्टेब्लिश करने के लिए। और हैंस ये साहब कुछ भी नहीं थे, ये प्रोपेगेंडिस्ट थे, जहाँ भी देखो बैठ जाते। इनका बयान सुनिए कि चाइना को हम लोग रोकते हैं, लेह लद्दाख के लोग, सरकार अगर जब ये लद्दाख में बैठे हुए थे अनशन पे, तो अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो फिर हम आगे से चाइना से जो इंट्रूडर्स आते हैं उन सबको हम रास्ता दिखाएंगे अंदर आने का। ये ऑन रिकॉर्ड कहने की जो जुर्रत है, जो साहस है, वो एक देशभक्त आदमी है, एक एकेडमिशियन है, एक स्टूडेंट के लिए हित चाहने वाला आदमी है। वो ना तो भारतीय व्यवहार का आदमी है और न मनुष्य है। जिस धरती में खा रहा है, जहाँ पैदा हुआ, उसी धरती के खिलाफ ये एजिटेशन रेज करता है। और वहाँ पर भी इसने लद्दाख में जो काम किया था, ये सारा इसके पास चाइना फंडेड पैसा आता है और उनके ही लिए ये काम करता था। ये पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज पर जाता है मीटिंग करने के लिए, ये चाइना के पक्ष में बात करता है, ये चाइनीज सीख रहा है। अच्छा, ये कहता है गरीब घर से आया हूँ। आप इसका इतिहास पता करिए, इसके पिताजी कैबिनेट मिनिस्टर थे कांग्रेस में, कहाँ से गरीब हो गया? ये जो फिल्मी प्रोपेगेंडा है ना कि गरीब आदमी रातों रात अमीर हो गया, ये सारे इनके नैरेटिव खुल के सामने आ गए। और उसके आगे जब सोनम वांगचुक के हेल्थ को लेके इतना छाती पीटा जा रहा था, चूड़ियाँ तोड़ी जा रही थी कि उनका 8 किलो वजन घट गया, 8 किलो घट गया, सरकार नहीं देख रही है। ठीक है, सरकार ने देखा, संभाल कर ले गया, क्योंकि उसको तो जाने देने का विचार था नहीं, चुपके से आई और संभाल कर ले गई। सफदरजंग हॉस्पिटल एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्थित हॉस्पिटल है, वहाँ उनका इलाज हुआ। इलाज में पता चला कि इनका ना तो कोई हेल्थ डाउन हुआ है, ना बीपी लो हुआ है, ना सोडियम लो हुआ है, फर्स्ट क्लास हेल्थ है। अब इस सीन में आ जाती है इनकी पत्नी, जो आज तक इस सीन में कहीं नहीं थी। वो कहती नहीं, मेरे बताए बगैर मेरे पति का इलाज मत करो। अभी तक तो रो रही थी कि मेरे पति का कोई पूछने वाला, देखने वाला नहीं। अब जब सरकार देख रही है, सरकार की देखरेख में, निगरानी में इलाज हो रहा है, तो इलाज नहीं करवाना। इलाज हो गया, सब कुछ सामान्य हो गया, तो फिर इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है। क्यों भाई, वहाँ सारी व्यवस्था अच्छी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाना है? तो सोनम वांगचुक को इन्होंने अपने हाथ का खिलौना बना के अपना वो स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ था देश में एजिटेशन फैलाने का, वो सरकार ने होने नहीं दिया। और राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी का कहना है कि देश में एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह फेल है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कह रहे हैं मोदी सरकार युवाओं का जो भविष्य वो बर्बाद कर रही है।
एजुकेशन सिस्टम तो वाकई में फेल है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, लेकिन फेल कब से हुआ है? 70 साल तो इनकी राजनीति और इनका परिवार का, निजी परिवार का शासनकाल रहा है। 70 साल से फेल है एजुकेशन सिस्टम, जहां क्रिश्चियनाइज्ड और इस्लामाइज्ड एजुकेशन के अलावा कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। हमारे देश का असली इतिहास तो इन्होंने छिपा रखा था। उसके बाद जो हमारे देश के महान योद्धा थे उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया। जो महान क्रांतिकारी थे उनको आतंकी घोषित कर दिया गया। जितने हमारे देश में लोग हुए, महान लोग हुए, चाहे धर्मनिष्ठ हो चाहे राजनीतिज्ञ हो, किसी का इतिहास नहीं पढ़ाया गया सिवाय गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी। उसके अलावा कोई कुछ हुआ ही नहीं। गांधी जी के जितने मूवमेंट थे वो सब अटर फेलियर थे। आप हे राम पढ़िए प्रखर श्रीवास्तव जी का, तो उसमें आपको सारी तथ्यपरक जानकारी मिल जाएगी। तो राहुल गांधी जो आज कह रहे हैं ना, मैं मानती हूँ कि एजुकेशन फेल है, लेकिन आज नहीं है। मोदी जी तो 15 साल से है ना, 12-13 साल से। उससे पहले से जो फेल सिस्टम था ये क्या कर रहे थे? और अन्य राज्यों में जहाँ इनकी सरकार है वहाँ ये क्या कर रहे हैं? वहाँ तो प्रोटेस्ट करने पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। सोते हुए में जो ये आज प्रोटेस्ट के लिए छाती पीट रहे हैं ना, ये 2011 में जब अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट था तो यही राहुल गांधी ने कहा था कि ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। चिदम्बरम ने नेहरू जी को कोट किया था। नेहरू जी ने 53 में कहा था कि हंगर स्ट्राइक जैसी चीज़ के लिए एक डेमोक्रेटिक सरकार में कोई स्थान नहीं है। ऐसे तो फिर संविधान फेल है, संसद में ताला लगा देना चाहिए। क्योंकि अगर हर आदमी बैठ जाएगा संसद के बाहर और हर आदमी हंगर स्ट्राइक पे बैठेगा कि मैं आमरण अनशन पे हूँ, मेरी बात मान लो, फिर तो हमारे संविधान और नियम कानून तो बेकार रहे हैं। ऐसे ही बात मानी जाएगी और ऐसे ही चलता रहेगा। ये नेहरू जी ने 53 में कहा था। 2011 में चिदम्बरम ने कहा इकोनॉमिक हैजार्ड होगा अगर हंगर स्ट्राइक की बात मानी गई। ये मनमोहन सिंह का कोट है 2011 में। तो जब इनकी पार्टी थी तो इनके फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर इनके प्राइम मिनिस्टर से लेकर खुद राहुल गांधी कहते हैं कि हंगर स्ट्राइक जो है वो हैजार्डस है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के सत्ता के लिए। तो आज ये कह रहे हैं कि हंगर स्ट्राइक वालों को देख नहीं रहे हैं, सरकार स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज करवा रही है। खुद के भी गिरेबान में जाके ना अपना ही इतिहास देख लें। पितरों का तो ये बाद में देख पाएंगे, अपना ही देख लें इतिहास जो इन्होंने सदन में कहा था। ऑन रिकॉर्ड इनका भाषण है आर्काइव्स में, आप जाकर देखिए उसको। तो ये चीज़ें जो कह रहे हैं ना एजुकेशन फेल है, तो उसके लिए बात करिए ना। उसके लिए पत्थर मारने लग जाएंगे। जो महिला पत्रकार आएगी उसको आप उसके साथ अभद्रता करने लगेंगे। जो लड़का पत्रकार है बेचारा, उसका मार पीट के उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसका मोबाइल तोड़ दिया। ये लोग जो स्टूडेंट एजिटेशन के नाम पर जो खड़े थे, ये सारे के सारे कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी के लोग थे। उसी बहाने इन्होंने अपना हाथ धोया और तबाही मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हाइड्रोजन ट्रेन पर क्यों पत्थर मारे? उससे क्या लेना देना? उसने कौन सा पेपर लीक कर दिया? वो क्या धर्मेंद्र प्रधान की पर्सनल प्रॉपर्टी थी? उसको क्यों तोड़ दिया? पुलिस की गाड़ियां क्यों तोड़ दी? पुलिस वालों के हाथ पैर क्यों तोड़ दिए? अगर आपके पेपर लीक, पहले तो पेपर लीक का मुद्दा इतने सालों से रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। इस बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं अपनी निगरानी में पेपर करवाऊंगा, जो कि करवाया गया और अच्छे से एग्जाम हो गया, बच्चे पास हो गए और रिजल्ट आ गया और लोग खुशियां मना रहे हैं, और हर कास्ट कम्युनिटी के बच्चे हर स्टेट में पास किए। उसके बाद भी इनको तसल्ली नहीं है, ये इस तरह से तमाशा कर रहे हैं। तो इनको मुद्दा एक हाथ में आ गया कि किसी तरह से किया जाए। और हाँ, 20 तारीख को इनको क्यों संसद घेरना था? क्योंकि मानसून सत्र शुरू हो रहा था और अमित शाह ला रहे हैं FCRA जो फॉरेन फंडिंग, जो हमारे देश में तथाकथित NGO के नाम पर जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा और नैरेटिव प्लेटफॉर्म चलाए जाते हैं, करोड़ों करोड़ डीप स्टेट से पैसा आता है, चाइना से पैसा आता है। उस पैसे को ये लोग या तो धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल करते हैं, या देश में इस तरह के राजद्रोह फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, युवाओं को बरगलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस तरह के चीज़ों पर नकेल कसने के लिए लाने वाले थे। तो इसलिए सदन के अंदर भी हंगामा और सदन के बाहर भी हंगामा, ताकि वो बिल ना पास हो सके।